नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। रक्त का थक्का कैसे जमता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। रक्त का थक्का जमना या जमावट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो रक्त वाहिका के घायल होने पर अत्यधिक रक्त स्राव को रोकती है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है में प्लेटलेट्स एक प्रकार की रक्त कोशिका और प्रोटीन चोट पर थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकने के लिए मिलकर काम करते हैं। बेस्ट और टेलर का सिद्धांत। सबसे पहले बेस्ट और टेलर ने रक्त थक्का जमने का सिद्धांत दिए। उसमें बताया गया कि प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार यकृत कोशिकाएं रक्त प्लाज्मा को प्रोथ्रोम्बिन उत्पादक और आपूर्ति करती है। स्कंदन हेतु 4 पदार्थ आवश्यक है: प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में ही उपस्थित होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन ऊतक से प्राप्त होता है। जब भी रक्त वाहिकाओं में कोई खराबी होती है और रक्त बहता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ऊतकों से थ्रोम्बोकाइनेस के रूप में निकलता है। यह कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन पर कार्य करता है, इस सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। सक्रिय थ्रोम्बिन हमेशा की तरह सक्रिय फाइब्रिनोजेन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसे अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। अब देखते हैं क्षतिग्रस्त ऊतक। थ्रोम्बोप्लास्टोजेन, थ्रोम्बोकाइनेस, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और फाइब्रिन। विटामिन के विभिन्न प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो रक्त के थक्का जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक विटामिन के निर्भर प्रोटीन है जो सीधे रक्त के थक्का जमने से जुड़ा होता है। ऑस्टोकैल्शियम एक अन्य प्रोटीन है जिसे स्वस्थ हड्डी के ऊतकों का उत्पादन करने के लिए विटामिन के की आवश्यक होती है। ब्लड क्लॉटिंग का ये है डायग्राम की, इसमें दिया है हेल्दी ब्लड फ्लो, रेड आरबीसी क्लॉटिंग, थम्बस, प्लेटलेट्स, फाइब्रिन, आरबीसी सेल्स। कैस्केडिंग प्रक्रिया। थक्का कैसे जमते हैं और कैस्केडिंग के माध्यम से हम इसको देखते हैं। जमने की क्रिया को थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स यह वायु के संपर्क में आने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव थ्रोम्बिन। तीसरा है थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन क्लॉट। चौथा है फाइब्रिन जाली के समान रुधिराणु आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का जमना। इस प्रकार से ये प्रोसेस है कैस्केडिंग प्रक्रिया के द्वारा यह हमारे शरीर में ब्लड के थक्का जमता है। डायग्राम देखते हैं इसका। ब्रोकन ब्लड वेसल्स, क्लॉटिंग फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेट प्लेटलेट्स, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनो मसल्स, फाइब्रिन, ब्लड क्लॉट, कार्पर्स, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, प्रोटीन। इसमें से है कार्पर्स है, कौन कौन से है? रुधिराणु, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स। प्रोटीन कौन से है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। मेटल एलिमेंट है कैल्शियम और विटामिन के। हाल ही में गाल्टन ने 2003 में मैकफेलेन परिकल्पना की अधिक सरलीकृत व्याख्या का प्रस्ताव किया है जो निम्नवत है। स्कंदन की शुरुआत चोट लगने पर रक्त वाहिका फट जाती है जिससे रक्त बाहर निकलने लग जाता है और रक्त इस स्कंदन को प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्कंदन का तंत्र ऊतकों या रक्त कोशिकाओं की क्षतिग्रस्त एंडोथेलिसीलिया कोशिकाओं के रक्त के संपर्क द्वारा प्रारंभ होता है। प्रत्येक बार प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट का निर्माण होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का कारण बनता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 अलग अलग तरीकों से बन सकता है। पहला है बाहरी तंत्र।
द्वारा जो रक्त वाहिकाओं की दीवार या रक्त वाहिकाओं के बाहर के ऊतक को आघात से शुरू होता है। सेकंड है आंतरिक मार्ग से जो रक्त से शुरू होता है। बाहरी मार्ग है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के गठन की शुरुआत के लिए बाहरी तंत्र तक शुरुआत होता है। जब रक्त टूटी हुई रक्त वाहिकाओं की दीवार या रक्त वाहिकाओं के बाहर ऊतक के संपर्क में आता है, यह 3 चरणों में पूर्ण होता है। प्रोथ्रोम्बिन उत्प्रेरक का गठन सक्रिय कारक फास्फोलिपिड और कारक के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नामक एक मिश्रित बनता है। आंतरिक मार्ग प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के निर्माण के लिए आंतरिक मार्ग रक्त के आघात से ही शुरू होता है, जो निम्नलिखित चरणों में होती है। कारक 9 का संक्रीयण और कारक 10 का संक्रीयण और प्रोथ्रोम्बिन उत्प्रेरक का गठन। रक्त के थक्के का बनना फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और बी के हटने पर प्रकट होने वाले समूह के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव में पोलियोलाइड्स फाइब्रिनोजेन मोनोमर्स से फाइब्रिन बनता है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। फाइब्रिनोपेप्टाइड ए और बी के हटने पर प्रकट होने वाले समूह के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण और हाइड्रोजन बाइंडिंग के प्रभाव में प्रोटियोलाइटिस फाइब्रिनोजेन मोनोमर्स से फाइब्रिन बनता है। फाइब्रिनोपेप्टाइड बी में भी ऋणात्मक आवेश युक्त टायरोसिनो सल्फेट व्युत्पन्न होता है, जो फाइब्रिनोजेन के पॉलीमराइजेशन को रोकता है। फाइब्रिन मोनोमर्स एक विशिष्ट 7 आवेश एकत्रीकरण के कारण तंतुओं का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा और रक्त प्लेटलेट्स में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 11 नामक एंजाइम, जो ऑटोफाइब्रिनोजेन नामक एंजाइम की उपस्थिति में इन फाइबर नेट पॉलीमर से एक कठोर और अघुलनशील थक्का बनता है। यह क्रिया कैल्शियम आयन की उपस्थिति पर निर्भर है। मोटे फाइब्रोनेट भागों के बीच सहसंयोजक क्रॉस लिंक बाद में एक गहरे भूरे रंग के स्थिर थक्का का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन क्रिया को आरेख रूप से निम्नानुसार प्रोटीन, पहला है प्रोटीन अपघटन, फाइब्रिनोजेन, थायमिन, फाइब्रिन मोनोमर प्लस पेप्टाइड, बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन, फाइब्रिन मोनोमर, क्लॉटिंग या स्कंदन, फाइब्रिन पॉलीमर फैक्टर 11, कैल्शियम अघुलनशील फाइब्रिन का थक्का। अब देखते हैं डायग्राम। फैक्टर 10, फैक्टर 7 प्रोथ्रोम्बिन, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन। फिर है फैक्टर 10 और फैक्टर 10A से है प्रोडक्ट एक्टिवेट, कैटालाइज, डैमेज टिश्यू, आइसोलेशन, फाइब्रिन नेटवर्क। यह एक फाइब्रिन जालीनुमा बोन मेरो का बना होता है। रक्त का सामान्य थक्का बनने का समय निम्नलिखित में से किसी भी कारण विलंबित या लंबा हो सकता है। पहला है एंटी थ्रोम्बिन हेपेरिन कोफैक्टर। फाइब्रिन धागे और एंटी थ्रोम्बिन हेपेरिन कोफैक्टर नामक एक अल्फा ग्लोबिन अल्फा ग्लोबिन रक्त में सबसे प्रभावशाली थक्का रोधी में से एक है। फाइब्रिन धागे रक्त से थ्रोम्बिन को हटाते हैं। जब एक थक्का बना रहा होता है तो उत्पादित अधिकांश थ्रोम्बिन का उपयोग फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने की क्रिया करती है, लेकिन थ्रोम्बिन का शेष भाग अल्फा ग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार बनने वाला परिसर लगभग 15 से 20 मिनट तक शेष रक्त में थ्रोम्बिन के आगे
प्रसार को रोकता है। नेक्स्ट है विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी या कुछ गंभीर लीवर के रोगों के कारण, प्रोथ्रोम्बिन और अन्य कारकों के कारण मामूली चोट लगने पर भी थक्के नहीं बनते, जिसे अत्यधिक रक्तस्राव होती है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस या फाइब्रिन क्लॉट का विनाश तब होता है जब फाइब्रिनोलिसिन नामक एक प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे प्लाज्मोसिमोजेन भी कहा जाता है, कारक 9 लाइसोसोम एंजाइम या स्वयं सवाहिनी एंडोथेलियम द्वारा सक्रिय होता है। यह रक्त स्कंदन होने के 1 या 2 दिन के भीतर होता है। प्रोफाइब्रिनोलिसिन के संकीर्ण से फाइब्रिनोलाइसिन है और यह थक्के को घोलने में मदद करता है। हिपेरिन। हिपेरिन एक संयुग्मिक पॉलीपेप्टाइड है जो संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू के साथ मास्ट कोशिका और रक्त की बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेपेरिन के बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। रक्त में सामान्य रूप से लगभग 0.0 मिलीग्राम % हिपेरिन उपस्थित होता है, लेकिन जब रक्त में सबसे अधिक मात्रा का स्राव होता है तो यह एंटीथ्रोम्बिन हिपेरिन को फैक्टर के साथ जुड़ जाता है, जो बदले में इस को फैक्टर को थ्रोम्बिन के साथ संयोजित करता है। इस प्रकार हिपेरिन की अधिकता होने पर थ्रोम्बिन का परिसंचारी या सर्कुलेटरी रक्त में तुरंत हटा दिया जाता है, जिससे प्रोटीन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने से रोका जा सकता है। देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यह क्या चीज है जो ब्लड में थक्का जमने को रोकती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जब भी किसी व्यक्ति की रक्त प्लेट की संख्या 50,000 प्रति घन मीटर, सामान्य प्लेटलेट संख्या 2 लाख से 4 लाख प्रति घन मीटर से कम हो जाती है, तो रोगी में छोटी कोशिकाओं से रक्त बहने की प्रवृत्तियां विकसित होती है, जिससे क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग एक सामान्य आनुवंशिक विकार है। तो आज आपने पढ़ा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का बारे में, आज पूरी जानकारी दी गई।